बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं क्या, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग कर चुके हैं काइनेमेटिक्स में। हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और जो भी पैरामीटर 6 पैरामीटर थे हमने उसको खत्म किया था। आज हम करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसे हम लोग कभी कभी NLM भी कहते हैं, NLM। आपके चैप्टर में देखेंगे आप तो लिखा होगा बहुत सारी जगहों पे NLM। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले या न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को पढ़ने के दौरान हमें क्या समझना है उसे हमें देखना है। सबसे पहला जो टर्म आता है बच्चों, हमारे फ्यूचर के डॉक्टर्स एंड IITians, आप एक बात याद रखें कि सबसे पहला टर्म इसमें जो आता है उस टर्म का नाम है फोर्स। ठीक है, तो आप बताएंगे, सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि आप फोर्स से क्या समझते हैं। बताओ क्या समझते हो फोर्स से आप लोग? कोई डेफिनेशन है? बोलो। F = ma आपने क्लास 9 में पढ़ा है, इसलिए आपको यही बातें याद है। तो चलो हम बताते हैं आपको कि फोर्स क्या होता है। एनी टाइप ऑफ पुश मतलब किसी चीज को पुश करना, और पुल क्या होता है, इज फोर्स। तो डेफिनेशन के तौर पर हम क्या कहेंगे, एनी टाइप ऑफ पुश और पुल क्या है हमारा बच्चों, फोर्स है। ठीक है, किसी भी तरह का पुश। जैसे देख लो आप कि अगर कोई बॉक्स रखा हुआ है और एक बच्चा है जो दोनों हाथ से इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, मतलब क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ये जो फोर्स है, ये जो पुशिंग फोर्स है, वो क्या है, हमारा फोर्स है। ठीक, तो ये पुश कर रहा है। और अगर मैं बोलूं कि ये एक बॉक्स है, बॉक्स में एक क्या लगा हुआ है, थ्रेड लगा हुआ है, और कोई बच्चा है जो इसको खींच रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये पुल कर रहा है ना। तो ये जो पुश है और ये जो पुल है, ये दोनों क्या है, एक तरह का फोर्स है। तो किसी भी तरह का पुश और किसी भी तरह का पुल क्या कहलाता है, हमारा फोर्स कहलाता है। एक्चुअली फिजिक्स में जो इसका डेफिनेशन है कि बल, फोर्स वह रीजन है जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट के क्या चीज में चेंजेस लाता है, उसके शेप में, साइज में, या फिर चेंजेस लाता है या उसको चेंजेस लाने का ट्राई करता है, मतलब उसके स्टेट को चेंज करने का काम करता है। स्टेट को चेंज करने का काम करता है, स्टेट को चेंज करने का काम करता है। स्टेट कोई भी हो सकता है आपका, स्टेट आपका रेस्ट हो सकता है और स्टेट मोशन हो सकता है ना। तो स्टेट मोशन हो या स्टेट रेस्ट हो, कोई भी स्टेट होगा, उस दोनों में से किसी भी स्टेट को चेंज करने का काम कौन सा करेगा, हमारा फोर्स करेगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ गए इसको? तो इतना पहले डेफिनेशन लिखो जल्दी से, फटाफट कॉपी में, है ना, लिखते चलो। तो ये हमारा क्या हो गया कि एनी टाइप ऑफ पुश और पुल है, वो क्या है, फोर्स है। हमने पुश बताया, आपको याद होगा जब हम कभी मॉल में जाते हैं, तुम लिखते रहो, हम जब कभी मॉल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कोई गेट होता है, उसको हम लोग धक्का देते हैं, तो कभी पुश करते हैं, कभी पुल करते हैं। तो इसी तरीके से हम करते हैं, एक्चुअली हम फोर्स ही लगाते हैं तो स्टेट को। तो इसलिए हम यहां पर 2-3 बातें और सीखेंगे। पहले मैं नीचे का रब कर रहा हूं, एक्चुअली डिफिनेशन ही लिखना है सिर्फ, और बाकी डायग्राम वगैरह तुम अपने मन से लिख सकते हो, कैसे पुश हो रहा है, कैसे पुल हो रहा है। ठीक है, तो है क्या कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम अगर की बात करें तो क्या हो सकता है। हमने पहले आपको बताया कि फोर्स इज अ फिजिकल कॉज विच चेंजेस द पोजिशन स्टेट ऑफ ए बॉडी और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी तरह का पुश पुल स्टेट को ही चेंज करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ तो इफेक्ट होगा। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकता है कि ये क्या कर सकता है, इट चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, द फोर्स, इसको साथ साथ लिखते जाना, फोर्स कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। दूसरा क्या चेंज ला सकता है, इफेक्ट कर सकता है इसके ऊपर कि ये डायरेक्शन चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ
force can change the direction of velocity की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और इसका जो थर्ड वन है, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये शेप एंड साइज को भी चेंज कर सकता है, लेकिन ये फोर्स डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर। किस पर डिपेंड करता है? खैर पहले लिख लो इसको, जल्दी से लिख लेती ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, आपको पता है यूनिट क्या होता है? बाद में बात करेंगे बाकी आगे, पहले यूनिट वगैरह देख लें आपको कितना होता है, ठीक है। चलो तो यूनिट पे बात करें तो यूनिट इसका होता है न्यूटन। सही कहा आपने, न्यूटन एन से डिनोट करते हैं इसको हम लोग, और हमेशा न्यूटन कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं, न्यूटन होगा। और दूसरा चीज ये है, ये एसआई यूनिट है। अगर सीजीएस में बात करें तो क्या होगा हमारा? डायन, बड़ी बड़ी डायन, चुड़ैल वाली डायन, ठीक है। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है हमारा? 10⁵ डायन, ठीक है। ये याद रखना है। तो एनी टाइप ऑफ पुश पुल हो गया, इफेक्ट ऑफ फोर्स हो गया। अच्छा, ये डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब देखो, इसका एक यूनिट 1 केजीएफ भी होता है, कि कहीं कहीं देखोगे किसी की जगह पे केजीएफ लिखा होता है। ये क्या होता है? ये 1 केजीएफ इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि 1 केजी मास को ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से 1 की जो मास में जो फोर्स लगता है, वही हमारा क्या कहलाता है? केजीएफ कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कई क्वेश्चंस में, कई प्रॉब्लम में, खासकर नीट में मैंने देखा है कई जगह पे ये इस्तेमाल किया गया है, केजीएफ। तो 1 केजीएफ इक्वल टू आप लिख दो 9.8 न्यूटन। कहीं कहीं ये लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 न्यूटन भी कहते हैं, है ना। अच्छा, डायमेंशन इसका याद है? डायमेंशन निकाल सकते हो आप लोग, तो इसका डायमेंशन लिख लो। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन तो बहुत आसान काम है, आपको पता ही है डायमेंशन कैसा होता है। डायमेंशन हमारा होता है फोर्स इक्वल टू, आप नहीं बताया मुझे अभी कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और दोनों चीज हम पढ़ चुके हैं। इसका m होगा डायमेंशन, एक्सेलरेशन का lt का पावर -2 होगा, तो कंप्लीटली lt का पावर -2 होगा, है ना। इसको लिख लो MLT। और डायरेक्ट चाहो तो फॉर्मूला के साथ भी लिख सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना हमसे। MLT का पावर -2, ठीक। चलो, अब फोर्स डिपेंड्स करता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है। देखो, फोर्स जो है कैसे कैसे हम लगा सकते हैं, कहां कहां लगा सकते हैं, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। अगर मैं बोलूं आपसे कि मैं फोर्स लगाता हूं, ये बॉक्स है, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पर छोड़ो, मैं मान लो ये डोर है, एक डोर है जो किसी हिंज से बना हुआ है। ये हिंज है, डोर का हिंज है, जो ये डोर है ना, वैसे ही, ठीक। अब इस डोर को ओपन करना है, तो क्या मैं यहां पर फोर्स लगाऊंगा या यहां लगाऊंगा मैं? तो इसका मतलब यह है कि फोर्स का इफेक्ट किस पर डिपेंड कर रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी डिपेंड किस पर करेगा? इफेक्ट ऑफ फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर डिपेंड कर रहा है। ये हमेशा याद रखना है कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट पोर्शन है फोर्स का, है ना। और मैग्नीट्यूड तो है ही, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड में भी डिपेंड करता है। साइड सी बात है, ज्यादा फोर्स लगाओगे तो जल्दी खुलेगा, कम फोर्स लगाओगे तो कम होगा, ठीक। अब इसमें क्या है कि देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से एक चैप्टर तुमको अलग से पढ़ाया जाता है फोर्सेस के बारे में। तो मैं सिर्फ यहां पे नाम लिख देता हूं, जो इंपॉर्टेंट फोर्सेस के लिए अलग से चैप्टर हम लोग करेंगे। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फोर्सेस है, तो नेचर में जो हमारे पास फोर्स होता है ना,
उसको हम लोग 4 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नेचर में जो फोर्स होता है उसको हम लोग 4 कैटेगरी में ड्राइव करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ईएम फोर्स, जो आपको 12th में पढ़ना भी है। और थर्ड हमारा होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। सिर्फ डेफिनेशन इसका अभी इसका मटेरियल देख लेंगे, हम लोग बाद में करेंगे सब पर, इस पर चर्चा, ये क्या 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 होता है। और वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स कहाँ पढ़ेंगे, जब हम न्यूक्लियस की बात करेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसको बहुत आसान है, न्यूक्लियर फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स जब करते हैं तो हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स वहीं पर पढ़ना होता है, जहाँ पे हमें पढ़ना पड़ेगा वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, एटॉम स्ट्रक्चर, न्यूक्लियाई वगैरह सब वहाँ पढ़ना होता है। तो वहाँ पे ये सब हम लोग कवर करेंगे। वैसे एक अलग चैप्टर भी है, एक्सईवी में भी दिया हुआ अलग से चैप्टर फोर्सेस के बारे में, इसी चारों फोर्स के बारे में उसने डेफिनेशन दिया। तो वो ज्यादा बेहतर है कि हम इसको आसानी, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इस फोर्सेस के बारे में नहीं है, और ना आपके सिलेबस में इतना अच्छे से डिफाइन किया गया है कि आपको पढ़ना ही है। अब आता है एग्जैक्टली टाइप्स ऑफ फोर्स को हम लोग हमारे काम के लिए क्या क्या हम लोग डिफाइन करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स को कई बार कई कैटेगरी में डिफाइन किया जाता है। कई कैटेगरी में कैसे बच्चों डिफाइन करते हैं हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि पहला फोर्स हमारा, फर्स्ट फोर्स जो हमारा होता है, फील्ड फोर्स होता है। फील्ड या कांटेक्ट, पहले बाद में कर लेंगे कांटेक्ट। फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स मतलब फोर्स एक्सर्ट विदाउट टचिंग, जो बगैर टच वाला फोर्स होगा वो होगा फील्ड फोर्स। तो फोर्स exerted without, between two body लिख दो, between two objects, ऑब्जेक्ट वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, टू ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। तो कौन कौन सा फोर्स होगा ऐसा, कौन कौन सा फोर्स हो सकता है? हाँ, मैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो सकता है, ईएम फोर्स, फॉर एग्जांपल ईएम फोर्स, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब आ जाएगा, है ना। कूलम्बिक फोर्स होता है Q1 Q2 by R स्क्वायर वगैरह सब, जो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में आता है। तो एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कॉन्टैक्ट। दूसरा होता है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, अब ये कौन सा, क्या क्या डेफिनेशन है इसका कॉन्टैक्ट फोर्स का? कॉन्टैक्ट फोर्स हमारा होगा फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विथ, एक्सर्टेड विथ क्या, कॉन्टैक्ट। हो गया, यही डेफिनेशन हो गया। यहां से उठ के वापस यहां चले जाओ। कॉन्टैक्ट के जरिए जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी फ्रिक्शन फोर्स। जो अभी हम कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन ही तो लगा रहे हैं। देखो हम धक्का लगा रहे हैं तो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, तो ये फोर्स लगा रहे हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स इसको कहेंगे। फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसे से अभी हम इस पर खेल रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ये फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, तभी ये लिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको फ्रिक्शन फोर्स होता है हमारा। और बहुत सारे फोर्स है, 1000 फोर्स है जो हमारे क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। अब इसमें एक चीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो आपको समझना है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में थोड़ा सा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तीसरा इसी में फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स को अलग से डिफाइन करते हैं, लेकिन छोड़ो उतना नहीं करना, हमें सिर्फ इतना ही समझना है कि फोर्स ड्यू टू, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, यहां पर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एफबीडी बनाने में काम आएगा। क्या होगा कि इसमें दुनिया का कोई भी बॉडी जो वर्ल्ड, इस अर्थ पे जो भी बॉडी है ना, ऑब्जेक्ट है, सबको अर्थ अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो पहला क्या, वो फोर्स डाउनवर्ड होता है। तो फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हो कि फोर्स, ऑल द बॉडी आर अट्रैक्ट बाय द, क्या करते हैं, अर्थ, और वो जो फोर्स होगा डाउनवर्ड होगा। तो Fg जो होगा वो mg के इक्वल टू होगा, मास इनटू
जी ये, ठीक है। तो एफ जी इक्वल टू एम जी होगा और ऑलवेज ये क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा। ये चीज ध्यान में रखना है कि एम जी हमारा क्या होगा, हमेशा डाउनवर्ड होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई बड़ा बॉडी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना उसका सेंटर होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वहीं सबसे सारा फोर्स जो एक्ट करेगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी करेगा। और स्मॉल बॉडी के लिए सेंटर फॉर स्मॉल बॉडी के लिए हमारा क्या होगा, फॉर स्मॉल बॉडी, हाँ तो फॉर स्मॉल बॉडी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, समझ में आ रहा है, इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। एसी बंद है क्या, सेंटर ऑफ मास है ना। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। तो हम क्या देख रहे हैं कि फॉर स्मॉल बॉडी के लिए, अब बड़ा बॉडी है तो उसको ऑलरेडी कह चुके हैं कि सेंटर ऑफ, जो उसका सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं से सारा फोर्स अट्रैक्ट करेगा। और एक बात और ये है कि ये कैसे डिसाइड होता है कि किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरफ है, कैसे है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। तो नॉर्मली हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ेंगे पूरा डिटेल की क्या है नहीं है। लेकिन अगर हम एक शेप की बात करो, अगर ऐसा कोई शेप है तो मैं पूछूं इसका सेंटर कहाँ है, तो यहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, ये एम जी काम करेगा इधर, है ना। और अगर कोई ऐसा बॉडी है तो आप इसको ऐसे ड्रॉ कर दो, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा वही उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, है ना। और हमेशा अब तक क्या कर चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, हमने लगभग इंट्रोडक्टरी बात खत्म कर दी है। तो अब हम जो करेंगे वो क्या है कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हम कर चुके हैं कि एफ जी इक्वल टू एम जी होता है, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। क्या होता है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। अब हमारे पास क्या है कि सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड जो टर्मिनोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट है, और यहीं से सिलेबस, असल कहानी हमारी सिलेबस की यहीं से शुरू होती है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों, हम पहला फर्स्ट चीज जो हमें जाननी थी वो एफ जी इक्वल टू एम जी और डाउनवर्ड। दूसरी बात हमारे पास आती है नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में जो हम बात करेंगे उसको हम देखते हैं कि आखिर होता क्या है। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, मान लो आपके पास कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, कोई मास का ब्लॉक रखा हुआ है। तो ये क्या करता है कि ये जो ब्लॉक है ना, इस ग्राउंड को या सरफेस को क्या कर रहा है, कुछ पुश या पुल दे रहा है, ठीक है। तो ये जो पुश और पुल दे रहा है ना, तो जितना पुश पुल जितना ये पुश कर रहा है ना इधर की तरफ, उतना ही पुश इसको वापस मिलता है। और ये जो है, इसी जो पुल मिलता है ना, इसको जो पुश मिलता है ना इसके वापसी में, यही एक्चुअली क्या है, नॉर्मल रिएक्शन होता है। इसको एनआर कहते हैं हम लोग, और नॉर्मली जो डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसको और अच्छे से समझने की हमें जरूरत है, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर ये नॉर्मल रिएक्शन लेते कैसे हैं। देखो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली कहानी यहाँ है। एक्चुअली कहानी ये है कि ये हमारा क्या है, ब्लॉक है, ये हमारा लेवल है, ठीक है। ये जो हमारा ब्लॉक है और ये जो लेवल है, इसमें क्या होता है कि हमारा ये कॉन्टैक्ट फोर्स की कहानी ऐसी है। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जिसको हम लोग यहां पर आर से डिनोट कर रहे हैं और लिख रहे हैं यहां पर, दिस इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, जब कॉन्टैक्ट होगा तभी नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन के लिए कॉन्टैक्ट का होना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है और नेसेसरी है। तो बच्चों हम यहां पर देखो कि ये जो हमारे पास हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स निकला बना, जिसको मैं दिखा रहा हूं, इसी का एक कंपोनेंट जो होता है ना, वो क्या होता है, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। इसी को हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा जो होता है कंपोनेंट, उसको हम लोग फ्रिक्शन में के दिखाते हैं, ठीक। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, ये कॉन्टैक्ट फोर्स जो आप और हम सब जानते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, उसमें क्या होता था, उसमें ये होता था कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स है या दुनिया का कोई भी फोर्स है वो हमेशा ड्यूअल इन नेचर में होता है, मतलब ड्यूअलिटी का नेचर होता है। मतलब अगर आप इस पे अगर फोर्स लगा रहे हो तो ये भी आप पे फोर्स लगाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर ये नॉर्मल रिएक्शन है, जो एक फोर्स है, तो इसका इक्वल एंड अपोजिट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ
आपको एक फोर्स लगेगा जिसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट फ्रिक्शन की तरफ इधर जाएगा। तो सेम बात हो गई। तो कांटेक्ट फोर्स का तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ क्या, कांटेक्ट फोर्स। तो लिखो, एक पॉइंट आप यहां पर बहुत अच्छे से लिख सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन is the perpendicular component of contact force। क्या है हमारा, कांटेक्ट फोर्स का ये परपेंडिकुलर है हम, ठीक है। तो इसको आपको समझना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम एक कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट जो हम लेते हैं, कंपोनेंट तो आपको लेना आता होगा, हम लोग वेक्टर में ही हम लोग ये पढ़ चुके थे कि जिसको रिजोल्यूशन वेक्टर भी हम लोग, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी हम कहते थे कि अगर कोई फोर्स है और एफ है और अगर ये कोई एंगल थीटा है तो हम लोग इसका कंपोनेंट लेते थे, इसको हम कंपोनेंट मानते थे। मान लो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच मानते थे, तो ये हमारा होता था, मान लो ये एफ है तो ये एफ कॉस थीटा होता था भाई, और ये हमारा एफ साइन थीटा होता था। ये तो आपको याद ही है। तो देखो यही चीज है, इसी चीज को हमने यहां दर्शाया है, यहां इंडिकेट किया है कि ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो हमारा कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो क्या है, हमारा नॉर्मल रिएक्शन है, और दूसरा फ्रिक्शन में हम इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आगे हम देखें कि क्या क्या चीज हमारे पास इसमें है। ये हम इतना ही समझते हैं कि नॉर्मल रिएक्शंस के बारे में, इससे ज्यादा और बहुत ज्यादा कहानी नहीं, कहानी बहुत सारी है, तो जिसको हम कंप्लीटली जब फ्री बॉडी डायग्राम को डिस्कस कर रहे होंगे तो हम उसमें ज्यादा बातें करेंगे। तो इसमें एक जो बातें जो हमको समझनी है वो ये समझनी है बच्चे, वो देखो क्या है कि हम अगर कोई नॉर्मल, अगर हम कोई कांटेक्ट फोर्स लेते हैं, ये हमारा ग्राउंड था तो बॉडी को हमने अलग अलग कर दिया, ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन, तो इसका भी एक नॉर्मल रिएक्शन एंड ये वाला जो सरफेस एरिया है वो भी इस पर कुछ न कुछ पुश लगा रहा होगा, जिसकी वजह से एंड यहां पे आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मल रिएक्शन इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। अच्छा, ये हमेशा याद रखना, ये हमेशा पुशिंग फोर्स है, तो इट इज पुशिंग, it pushes the body, it pushes the object, जो भी लिखो, बॉडी लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, ब्लॉक लिखो, मास लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है। it pushes the object, तो ये क्या करता है, पुशिंग है। और एक चीज और यहां पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लोग लिखते हैं कि इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होता है, मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है एग्जैक्टली एक्चुअली, और क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है, ये पुश करता है किसी भी बॉडी को, और ये नॉर्मल परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है किसका, हमेशा कांटेक्ट फोर्स होगा तो नॉर्मल रिएक्शन होगा, जब दो बॉडी कांटेक्ट करेगी तो वहां नॉर्मल रिएक्शन हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात यहां पर खत्म होती है, किसके लिए, नॉर्मल रिएक्शन के लिए। तो हम अब जो है नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो हमारा पार्ट है टेंशन का। अब टेंशन को लेकर टेंशन होने की जरूरत नहीं है भाई साहब, बहुत ही आसान है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सारे एप्लीकेशन हैं, काउज है, सब उसी के बारे में तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर, और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अब क्या बचता है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, टेंशन है, ठीक है। और डोंट टेक टेंशन बच्चों, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि बुढ़ापे में भी आप खाओगे पेंशन, ठीक है। तो ये टेंशन का को डोंट बी मेंशन इन योर माइंड, टेक इजी, ठीक है। तो टेंशन को देखो, टेंशन क्या है, पुलिंग है। आप एक याद रखना इसके बारे में, ये पुलिंग सर्विस है, आपको पुलिंग सर्विस देता है ये, है ना, पुल करता है, पुल्ड द सर्विस। तो मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि एक हमारे पास रॉड ऐसा है, अच्छा हाँ, जैसे ही एक चीज याद रखो कि जैसे ही आपके ब्रेन में टेंशन आए, आपके को टेंशन नहीं होना है, आपको टेंशन की जगह एक थ्रेड को याद करना है कि भाई टेंशन है मतलब थ्रेड होगा,
ठीक, थ्रेड मतलब या स्ट्रिंग होगा या रोप होगा, और रॉड में भी टेंशन होता है, उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तो ये दो से चार बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे ही मैंने बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में टेंशन, तो आपने कहा सर थ्रेड है, स्ट्रिंग है और रोप है। ठीक, तो ऐसे बच्चों हमको इसी बात को समझना है कि एक तो पुल, थ्रेड, स्ट्रिंग। अच्छा, कंसिडरेशन हमारा क्या है? कंसिडरेशन हमारा क्या होना चाहिए? देखो, एक नॉर्मल कंडीशन में 90% ऑफ केसेस में हमारे पास जो केसेस आते हैं टेंशन के लिए, पहले दिखाता हूं मैं एक चीज और, कि ये मान लो कि हमारा स्टैंड है, जहां से एक थ्रेड है, रस्सी लगा हुआ है, रोप है, ठीक है, और उसमें हमने क्या रखा है, एक ब्लॉक लटका दिया है, हिंज कर दिया है, हमने इसको लगा दिया है। तो मान लो ये मास m है, तो क्या क्या हो सकता है? देखो, इसमें टेंशन जो होगा ना, हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगा। अगर ये टेंशन T यहां लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अवे फ्रॉम द, अगर इसको बॉडी मानते हैं तो ये यहां लग रहा है। अगर ये इसको खींच रहा है, अपने तरफ पुल कर रहा है, रस्सी क्या कर रहा है, इसको पुल कर रहा है, तो ये भी इसको पुल कर रहा होगा, रस्सी को पुल कर रहा होगा, तो ये टेंशन T वैल्यू है। देखो, हमारा जो कंसिडरेशन यहां पर है वो ये है कि दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, दिस स्ट्रिंग इज मासलेस। दूसरा कंसिडरेशन जो है मैंने यहां पर जो किया है वो इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल मतलब जिसका लेंथ को आप बढ़ा, एक इनएक्सटेंसिबल, ठीक है, और मासलेस है। और तीसरी बात करेंगे, जब पुल्ली का कंडीशन आता है तो वहां भी हम लोग क्या करते हैं, फ्रिक्शनलेस बात करते हैं, फ्रिक्शनलेस बात करते हैं कि ये फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, ये दो तीन बातें हैं कि मासलेस होता है स्ट्रिंग, और इनएक्सटेंसिबल होता है, फ्रिक्शनलेस होता है। ये बातें हमको याद रखनी है बच्चों। एक बार मैं वीडियो चेक करता हूं चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ चल रहा भाई। तो देखो अब क्या है, हाँ चलो, तो हमने क्या बोला कि मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, फ्रिक्शनलेस है। एक बात और याद रखो कि फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं कभी कभी यहाँ पे, कि फ्लेक्सिबल भी होता है हमारा। ठीक है, मुंडा वुंडा चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, चलो एक चीज और, इसका ये तो आपको याद रखना, ये है जनरल केस में, लेकिन इसके स्पेशल केसेस भी होते हैं। इन जनरल 90% केसेस में जो हम कंसीडर करेंगे अपने प्रॉब्लम्स के अंदर में, वो यही प्रॉब्लम, इसी को कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर कुछ स्पेशल केसेस दिया हो तो उसको हम अलग से डील करते हैं, उसका अलग तरीका होता है, और उसे वैसे ही हम ट्रीट भी करेंगे प्रॉब्लम को। तो बच्चों, हम अब देखते हैं कि टेंशन क्या है, कि इसका जो डायरेक्शन है ना, उस पर ध्यान दो। इसका डायरेक्शन क्या होगा, अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। मैंने बोला अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के अवे है। ठीक है, और क्या है, और ये है कि ये टेंजेंशियल अलोंग द डायरेक्शन, अलोंग द स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के अलोंग होता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ये टेंजेंशियल होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कि टेंजेंशियल, इसका डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। मान लो अगर मैं बोल दूं कि हमारे पास एक ऐसा, हमारे पास इसी को देख लो, तो हमारा क्या है कि ये हमारा रोप है, रस्सी है हमारी, इस रस्सी के हम अवे भी हैं, इस बॉडी के अवे भी जा रहे हैं, और इसके अलोंग भी जा रहे हैं। और अगर मैं इसको मान लूं कर्व, तो इसका टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस तरह का टेंजेंट होगा। तो यही टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है इसका असल डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो आप समझ लो कि हमारे पास क्या है कि टेंशन के बारे में हमने अभी एक बेसिक बात सीखी है। तो ये बेसिक बात आपको याद रखनी है। अभी मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसको दिखाता हूं कि क्या चीज है इसके। अगर मैं इसमें 3 केसेस हैं टेंशन के अंदर में, वो 3 केसेस क्या है। पहला केस क्या है, अगर अभी मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि ये पुल्ली है, इसको पुल्ली बोलते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक ब्लॉक है, और ये हमारा एक ब्लॉक अलग से है। देखो, अगर मासलेस है,
अगर हम मासलेस बात कर रहे हैं कि पुली मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस, सब कुछ है, फ्रिक्शनलेस है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, और जो भी है फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है, तो हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनलेस है तो टी की वैल्यू जो होगी ना, अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टी और टी दोनों बराबर होगा, टी इक्वल टू टी। ठीक है, टेंशन इज द सेम अलोंग द रोप, मतलब इस रस्सी में हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा टेंशन, एक ही तरह का टेंशन यहां भी होगा और टी की वैल्यू यहां भी वही होगी। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन है, दूसरी कंडीशन यह है कि अगर हमारे पास ये हमारा बॉडी है और ये हमारा है, अगर मासलेस नहीं है, अगर मासलेस, खूबसूरत राइटिंग में तुम लोगों के लिए लिखना चाहिए था, मासलेस नहीं है, नॉट मासलेस, नो मासलेस, तो T1 की वैल्यू इसको मानो, T2 की वैल्यू इसको मानो। ठीक है, ओके। अब अगर इफ देयर मासलेस बट देयर इज नो फ्रिक्शन, बट देयर इज नो फ्रिक्शन, अगर नो फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो ठीक है, यहां क्या है, मासलेस भी है, फ्रिक्शनलेस भी है यहां, बट देयर इज नो फ्रिक्शन बट नो मासलेस, तो ठीक है, स्ट्रिंग में अगर मासलेस नहीं है तो हमारा ये कंडीशन होगा कि T1 और T2 दोनों अलग अलग होगा। अब देखो तीसरा कंडीशन भी है हमारे पास कि अगर मैं इसको मान लो पुल्ली, इसको मान लो क्या ब्लॉक, एक पुल्ली और एक ब्लॉक और, मान लो M1, इसको मान लो M2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किस कंडीशन में, अगर नो मासलेस, ठीक है बच्चा लोग, आ रहा है समझ में, नो फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शनलेस, तब क्या होगा भाई साहब, तब जो है देखो T1 मानो, इसको T2 मानो, इसको T3 मानो, इसको T4 मानो, इसको देखो कितना चेंजेस आ गया। ऑन डिफरेंट कंडीशन देयर इज अ डिफरेंट केसेस कि अगर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस है तो पूरे रस्सी में याद रखना इसको बच्चा हमारे लोग कि T1 अगर ऐसा है, मासलेस स्ट्रिंग है, तो हमारा टेंशन हमेशा बराबर होगा। अगर फ्रिक्शनलेस है बट मासलेस नहीं है तो हमारा T1 और T2 दोनों ब्लॉक के लिए अलग अलग होगा, एक ही रस्सी होगी मगर सेम नहीं होगी। लेकिन अगर मासलेस, नो फ्रिक्शनलेस है तो देखो हर पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। ये तीन कंडीशन कॉन्सेप्टम के नाम से याद रख सकते हो, यही कॉन्सेप्ट था एक्चुअल में टेंशन को समझने का। बाकी अवे फ्रॉम फलना ढिमकाना सब आपको आता है, आप जानते हो पहले से भी, ठीक है, क्योंकि आप जी और नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप दोनों को ये सब पहले से मालूम होना चाहिए बच्चों। लेकिन जो 11th के बच्चे हैं उनको क्या होना चाहिए, उनको नहीं मालूम होना चाहिए, तो वो मैंने बता दिया अभी। ठीक है, चलो जी, तो भाई साहब अब हमारे पास टेंशन खत्म हो गया, हमारा नॉर्मल रिएक्शन खत्म हो गया, एफजी की वजह से जो डाउनवर्ड होता था वो भी खत्म हो गया। हमने यूनिवर्सल ऑफ मोशन का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट को फिनिश कर दिया है और अब हमारे पास टॉपिक बचा है कौन सा, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी बोलते हैं इसको आप फुल फॉर्म लिखो, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है भाई साहब, हमारे फ्यूचर के IITians लोग, डायग्राम, यार मेरी स्पेलिंग बहुत, राइटिंग बहुत, सब बकवास, आपको पता ही है। ठीक है, इतने दिनों से आप हमारे साथ हो, पिछले 6 सालों 7 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं। अलग बात है कि यूट्यूब पे आप लोगों को मैं अब कुछ दिनों से दे रहा हूं। तो फोर्स फ्री बॉडी डायग्राम, सॉरी फोर्स नहीं, ठीक है। तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में क्या कहानी है, तो वो कंसीडर, पहला पॉइंट कंसीडर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे मजेदार, एकदम चटनी होता है ना, फिजिक्स का चटनी है ये, मतलब मूड फ्रेश टॉनिक भी की तरह काम करेगा। और अगर फ्री बॉडी डायग्राम ऐसी चीज को अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अभी से लेके बहुत लंबे दूर तक ये काम आने वाला है। पूरे 11th में हर जगह आपको ये उछल कूद करके सामने आएगा। कभी कभी 12th की भी प्रॉब्लम को जब क्लब कर देते हैं ना तो भी ये आपको काम आएगा। ठीक है, कंसीडर द फोर्स ऑन बॉडी, कंसीडर फोर्स ऑन बॉडी ओनली,
कौन से बॉडी पे कौन सा फोर्स लग रहा है उस पर कंसीडर करना है। तो फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में क्या है कि आपको यही इसी बात को समझना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम करने के लिए ये पॉइंट आप याद रखिए, आपको आसानी से प्रॉब्लम बन जाएगा। देखो अगर मान लो, मैं फटाफट करूंगा क्योंकि बहुत देर हो चुका है। ये देख लो आपके हिसाब से रात के 3:30 के आसपास 3:20 हो रहे हैं, ठीक है। चलो तो देखो ये मास m है, तो हमारा फोर्स, हमारा फ्री बॉडी डायग्राम अगर कोई बोले इसको, तो आप इस बॉडी को उठाइए और देखिए कि क्या लग रहा है। सिर्फ इस बॉडी पर कंसीडर कर रहा है तब तो हमारा यहां नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है और नीचे mg लग रहा है, और mg को यहां पे असल डोनेट किया जाता है mg, लेकिन चलो दिखाने के लिए हमारे पास ये है mg, ठीक है। अगर मैं अब इस वाले को भी कंसीडर करूं, इसको भी कंसीडर करूं ना, तो ये n इधर भी लग रहा है उसका रिवर्स रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो अगर मैं दो बॉडी ले लूं, यहां देखो अगर मैं दो बॉडी ले लूं, ठीक है, एक हमारा m1 ऊपर वाले को मान लेता हूं मैं, m1 और m2 है, तो इसका कैसे होगा, इस बॉडी को उठाओ यहां लाओ, चलो लाया मैंने m1, ठीक है, तो इसका n1 ऊपर की तरफ, इस कॉन्टेक्ट सरफेस है ना हमारे पास, दो कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक, और इसका जो डायग्राम बनेगा इसका वो m1g काम करेगा, बिल्कुल वह सही बात है। और m2 वाला को उठाओ, इसको देखो, इधर देखो m2 की वजह से n2, तो n2, ठीक है, और m2g नीचे, एकदम बिल्कुल सही बात है, कुछ नहीं है, हलवा है बिल्कुल। अब देखो इसमें एक बात और जो समझनी है कि आपने इस कांटेक्ट सरफेस की वजह से इस पर n2 तो कंसीडर कर लिया, बट ये भी तो इसके ऊपर कुछ पुशिंग फोर्स लगा रहा है, वो पुशिंग फोर्स वो n1 लगा रहा है, जो n1 लगा रहा है उसका जस्ट अपोजिट फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि आप n1 किसी वजह से कंसीडर किए थे, n1 मैंने इस कॉन्टेक्ट सरफेस की वजह से किया था, तो मैग्नीट्यूड तो चेंज होना नहीं है, केवल डायरेक्शन चेंज होना है। तो हमारा क्या होगा, n1 भी नीचे ही लगेगा, सिर्फ डायरेक्शन मैंने दिखा दिया अलग से, बाकी कहानी वही की वही रह गई। आपने देखा कि n1 नीचे, m2g नीचे, n2 ऊपर। फिर अगर मैं इसको कंसीडर करना शुरू कर दूं, इस वाले को, तो यहां भी n2 लग जाएगा, n2 ऊपर कंसीडर किया तो n2 नीचे भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, कहानी वही है, सेम बात है। चलो जी, तो ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशन में। आपको कुछ भी दे सकता है, आपको इसके ऊपर एक और ब्लॉक दे सकता है, फिर वही कहानी हो जाएगी। इसको उठाइए और जो इसको आपने किया था वही चीज इसको भी कर दीजिए, ठीक है, बहुत आसान। अब चलिए भाई, अब आगे बात करते हैं, है ना। आगे क्या बात करेंगे, आगे कंडीशन ही देखेंगे कि और क्या हो सकता है। अभी भी मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स बताया था, उसका एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि अगर ऐसा कोई प्लेन है, कैसा प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है, ठीक, तो ऐसा कोई प्लेन है, इसको हम प्लेन मानते हैं, है ना। अगर ये प्लेन है तो इसका ये वाला जो लाइन है ना, वो परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक, और ये वाला अगर लाइन कंसीडर मैं करूंगा तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलेंगे, ठीक, ये हमारा पैरेलल हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन और परपेंडिकुलर टू पैरेलल टू प्लेन की बात अगर की जाएगी तो हम लोग ऐसे कंसीडर करेंगे कि ये हमारा जो लाइन होगा, ये जो हमारा लाइन होगा वो परपेंडिकुलर लाइन होगा, ये जो लाइन होगा वो पैरेलल लाइन कंसीडर करेंगे, ये याद रखना है। और अगर उसी क्वेश्चन में अगर आपको ये दे दे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो आप हॉरिजॉन्टल इसको मानेंगे और वर्टिकल इस लाइन को मानेंगे। प्लेन के आप अगर आपको नहीं दिया हो कि हॉरिजॉन्टल और पैरेलल में कंपोनेंट निकालिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप इस लाइन को कंसीडर करेंगे। और अगर प्लेन के पैरेलल और प्लेन के परपेंडिकुलर कोई बात करे तो आपको ऐसा करना है। हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ जब बताएंगे उसमें एक प्रॉब्लम हम इसी पर करेंगे,
ठीक है, और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल चीज है ये। ठीक, चलिए जी, तो इतना तो आपको आ गया। अब आगे और क्या हो सकता है, और क्या सब बहुत कुछ हो सकता है। मैं अगर इसी प्लेन को ले लूं, इंक्लाइंड प्लेन है हमारा, इसको इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं। इंक्लाइंड मतलब कुछ ऑब्लिकली कुछ एंगल पर है, ठीक है। तो इस पर कोई बॉडी रखी हुई है जिसका मास m है, ठीक। अब देखो, इस पर दो बातें हो सकती हैं, इसको दो तरीके से कंसीडर कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ब्लॉक को लोगे तो आपको एक n1 लगेगा, और देखो मास हमेशा इस डायरेक्शन में mg लगेगा, अगर आपने इसका m मास किया हुआ है तो, ठीक है। यही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। लेकिन 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 अब कुछ बातें और इसमें कर सकते हो कि इसको ऐसे लो, ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, है ना। और इसको आप ऐसे लो तो ये भी थीटा ही होगा। तो ये क्या हो सकता है, ये n cos थीटा होगा, ठीक है। और अगर इसको ऐसे ले लो तो ये n sin थीटा होगा। याद है ना, बहुत क्लियर कट डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और यहां mg cos थीटा हो जाएगा, और यहां mg sin थीटा हो जाएगा। ये भी हो सकता है आपके पास, n का भी कंपोनेंट, mg का भी कंपोनेंट, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। देखो, अब अगर सिर्फ मैं इस प्लेन को कंसीडर करता, सिर्फ इस प्लेन को मैं कंसीडर करता, तो हमारा n इधर लग रहा होता, है ना। अगर n लग रहा होता और ये थीटा होता ही थीटा है तो थीटा होगा ही, तो हमारे पास इसके भी दो कंपोनेंट हो सकते हैं कि n cos थीटा, सॉरी n sin थीटा यहां होगा और n cos थीटा यहां होगा। लेकिन होता क्या है कि हम इसको प्रॉब्लम में इस तरह की चीजें हमारे नहीं आती हैं, उसके बदले कुछ और आ जाता है ना। चलो जी, तो ये हमारी कहानी है जो आपको समझना है, ठीक है। तो मजा आया होगा, मुझे लगता है आपको मजा आना चाहिए, ठीक है। क्लियर ताकि प्रॉब्लम बनाने में आपको बहुत आसानी हो जाए, इसीलिए मैंने ये सारे प्रॉब्लम आपको अभी अभी कराए हैं, ठीक है। इस तरह की चीजें मैंने बताई हैं। अच्छा, अगर मैं गोला ले लूं, स्फेरिकल ले लूं, ये स्फीयर है, ठीक है, और इस पर अगर ये ऐसे बॉडी रखा हुआ है, तो अगर मास m है तो सेंटर से इसका नॉर्मल रिएक्शन गुजरेगा। एक चीज याद रखना, किससे, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल और सर्कुलर बॉडी से, ठीक। और mg हमारा नीचे काम करेगा, ठीक है। बहुत आसान, बहुत इजी हो गया आपके लिए। अगर ये हमारा सरफेस है तो आप सरफेस को भी कंसिडर कर सकते हो कि n1 उसका भी नीचे लगेगा, है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो स्फीयर का भी मामला खत्म हो गया, इसका भी मामला खत्म हो गया। अच्छा जी, अच्छा मान लो कि मैं एक ऐसा प्लेन ले लेता हूं, ठीक, ये है, और एक रॉड को मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है, रख दिया भाई। तो इस पर कैसा फोर्स होगा, देखो इसका डायग्राम अगर ओपन करोगे ना, तो सिर्फ इसको मैं कंसीडर करता हूं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में उसको कंसीडर, नॉर्मली कंडीशन में हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते हैं, तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस पर एक, तो यहां भी एक लगेगा, यहां भी एक लगेगा, तो यहां भी एक लगेगा, n1 n2, तो ये n2, तो ये भी n1, इस सरफेस की वजह से, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर आपको सिर्फ इस सरफेस को कंसीडर नहीं करना है तो आप सीधी उठाओ, इधर डाल दो n1, इसको नहीं कंसीडर करना है तो इधर डाल दो n2, कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से, ठीक है। क्लियर कट, मजेदार, मस्त, सुपर। हाँ जी, लंबा होता जा रहा है आज का चैप्टर। वैसे भी यार ये चैप्टर बहुत लंबा है यार, सही में, ठीक है। चलो जी, चलो जी, चलो जी। अब कहानी और है। अब कहानी यह है कि अगर मैं कहूं आपसे कि एफबीडी में एक एफबीडी ऐसा बनाओ, ये हमारा है, ये ब्लॉक है, देखो इसमें दोनों कहानी आ गई, टेंशन की भी आ गई, नॉर्मल रिएक्शन की भी आ गई, ठीक है। तो ये हमारा M1, चलो इसको M2 मानते हैं, इसको M1 मानते हैं, ये हमारी कहानी है। ऐसा हमारा पुल्ली है, ठीक है। देखो जी, समझना क्या है, ये तो बहुत आसान है।
ब्लॉक है, आपको पता है M2 ब्लॉक में M2G काम करेगा नीचे की तरफ और N2 काम करेगा ऊपर की तरफ। दूसरा ब्लॉक उठा लो, दूसरे ब्लॉक में क्या होगा भाई, इस ब्लॉक पर टेंशन M2 M1 और इधर टेंशन लग रहा है भाई साहब। क्या लग रहा है इधर, टेंशन। जल्दी जल्दी नोट करो तुम लोग, जल्दी जल्दी नोट करो, जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो। तो अब क्या हो गया हमारा M2G अरे यार M1G कहाँ आ गया। ठीक है, तो ये टेंशन T ऊपर M1G नीचे। ठीक है, अब मान लो टेंशन तो एक ही होगा क्योंकि हमने इसको आइडियल कंडीशन माना है, यहां भी T यहां भी T यहां भी T, तो दोनों बराबर हो गया। चलो जी, बहुत बढ़िया बढ़िया। अब इसमें एक बात और है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आएगा इस हिंज के बारे में। अगर मैं बोलूं ये हिंज है, सॉरी ये पुल्ली है, इस पुल्ली पर आपको T इधर लग रहा है और T इधर लग रहा है, ये ध्यान में रहे। और इस पर एक चीज और, इस पर भी चूंकि पुल्ली है ना, तो कांटेक्ट तो यहां हो रहा होगा इस टेबल के साथ, इस पुल्ली का। तो इसका डायरेक्शन हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसका दो डायरेक्शन हम रखते हैं। ये एक हमारा NH है नॉर्मल, और नॉर्मल वर्टिकल है। ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं पुल्ली के केसेस में। और केसेस देखते हैं, थोड़ा सा छोटा सा केसेस और देख लेते हैं। और क्या केसेस है भाई, और केसेस क्या है हमारे पास? और केसेस ये है कि हमारे पास एक कुछ हाँ कुछ ऐसा ही बन सकता है। ये देख, इस तरह का भी केसेस बन सकता है ना। तो इस तरह केसेस बनेगा तो नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, हम लोग छोड़ो यार, इस पर हम बाद में बात करेंगे जब प्रॉब्लम करेंगे। तो देखो, इसका एक चीज और मैं कर देता हूं कि पॉइंट टू पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्योंकि पुल्ली की बात कर लिए ना, इसीलिए अभी हम पॉइंट टू पॉइंट की बात कर लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट में क्या होगा कि जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है कि एक ये ऐसा कुछ है, मतलब कि ऐसा कुछ बॉडी है, इस तरीके से मान लो है। ठीक है, तो इस यहां पे भी डायरेक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसीडर नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग यहां भी वही काम करते हैं कि इस पॉइंट टू पॉइंट बॉडी में जो है ना, पॉइंट टू पॉइंट लेवल पे जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि NH मानते हैं और NV मानते हैं बच्चा। ठीक है, तो ये लगभग हमारे पास क्या है कि हमारे पास यही है, समझा कि कैसे कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो। हाँ, तो ये तो हो गया। इसको थोड़ा और क्लियर करता हूं मैं, रुको, डायग्राम में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलो, तो देखो, हमारे पास एक ऐसा है और हमारा ये बॉडी है। ठीक है, तो ये बॉडी ऐसा है
ये देख लो, या फिर इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, बराबर ही होता है ना, तो ऐसा ही ऐसा रहेगा, चलो ऐसा है ना। तो लेकिन हमारे पास जो है ना, यहां पर जो हमारा सरफेस कांटेक्ट कर रहा है वो ऐसे कांटेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ये ऐसे कांटेक्ट कर रहा है। तो ये अगर ऐसा कांटेक्ट कर रहा है तो यहां भी आप डायरेक्ट नॉर्मल नहीं, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है तो आप नॉर्मल नहीं दे सकते हो। तो नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल तो इसके लिए होगा ना, इसके लिए होगा, इसके लिए होगा, लेकिन इसके लिए तो नहीं होगा। तो जो हिंज वाला वो वाला मैंने किया था ऐसा वाला, वही चीज यहां भी होगा। तो यहां भी क्या होगा, एक डायरेक्शन NV होगा और एक डायरेक्शन NH होगा, ठीक है। वो तो हमारे पास क्या हुआ कि लगभग हमारे पास यही कंडीशन हमारी बन के आई है कि हम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते हैं। देखो प्रॉब्लम ऐसे भी हो सकते हैं कि थीटा है और हमारे पास 2 मास है, ठीक है, डबल मास है हमारा क्या है, डबल मास है। तो ये भी हम कर सकते हैं। मान लो ये M1 है, ये M2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको डायग्राम ओपन करो, क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। हमारे पास ये हमारा क्या है, M2 है, तो हमारे पास M2G नीचे, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा थीटा, ये थीटा है तो ये भी थीटा, और हमारे पास एक और ब्लॉक है ऐसा M1G, तो हमारे पास M1G नीचे, चलो लेके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, M1G। और यहां नॉर्मल रिएक्शन, ये कौन सा M2 माना तो N2, ये N1। एक ही ध्यान रखा करो कि जो M1 है तो उसको N1 माना करो, ठीक है, ये इस पर थोड़ा आसानी रहती है। और अगर M2 मानो तो N2 मानो, ऐसा नहीं कि N2 है तो यहाँ N1 मान लो, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और यहां भी हमारे पास क्या बन गया, एक थीटा है, तो यहां हो जाएगा M2G cos थीटा, यहाँ M2G sin थीटा हो जाएगा इस तरफ, और फिर एक और फोर्स होगा यहां होगा। अच्छा एक बात और कि इसकी वजह से इस पर नॉर्मल लगेगा, इसकी वजह से इस पर भी लगेगा नॉर्मल, ये भी याद रखना है आपको। N इधर भी लगेगा, N इधर भी लगेगा, है ना। तो हमने इसको N1 इसको मान लेते हैं N2, इसको मान लिया N, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है, अंदर में है इस कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से, जो कॉन्टैक्ट एरिया तो एक ही है, तो N इधर, बहुत आसानी से समझ में आने वाली बातें हैं, है ना। अच्छा इसका एक कंडीशन और देख सकते हैं, इसका एक कंडीशन क्या देख सकते हो आप, चलो उतना भी काफी, जब ये बात समझ गए, ये बात भी समझ गए, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर देखो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, और ये हमारे पास एक गोला ऐसा हमारा हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास ऐसा गोला हो जाए ना, तो ऐसे ही लगेगा, ये यहाँ कोई कॉर्नर की बात नहीं है, नॉर्मल कंडीशन ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के इधर लगेगा, इस कॉन्टैक्ट सरफेस इधर लगेगा, तो उसका उलट जाएगा, ठीक है, बहुत आसान। चलो बच्चों, तो देखो आज हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अभी इस वक्त बड़े कहानी अभी इस पर आना बाकी है, प्रॉब्लम्स आना बाकी। अभी मैंने एक बेसिक आइडिया आप लोगों को दिया है कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं और कैसे हम लोग इस पर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम जब हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताएंगे तो वहां करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताएंगे तो वहां करेंगे, जहां एक्सीलरेशन की भी बात करेंगे, साथ में कैसे कैसे क्या होता है वो सब बात करेंगे। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही है, बस आप लोगों से सिर्फ इतना ही है कि क्लास अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना तो ऐसे भी मत भूलिए, ठीक है। और हमारी मेहनत को कंसीडर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, ओके बाय।